प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों फिर से हम लोग अपने अपने घरों में रहकर पढ़ाई का काम शुरू कर रहे हैं। आप लोग अच्छी तरीके से ये इस बात से वाकिफ़ हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पिछले वर्ष भी हम लोग इसी तरीके से अपने घरों में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, और हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक बार फिर से हम अपने घरों से पढ़ाई कर रहे हैं। राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा का ये हमेशा से प्रयास रहा है कि हम अपने विद्यार्थियों तक हमेशा पहुंचकर उनको पढ़ाने का और उन तक जुड़े रहने का प्रयास करते रहते हैं। इसी श्रृंखला की ये कड़ी है जिसमें मैं आप लोगों से आज बातचीत कर रहा हूं। आप लोग अपने घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, लेकिन पढ़ाई अपनी जारी रखिएगा। और मनोविज्ञान विभाग राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा का जो है, उसके माध्यम से हमने ये कोशिश की है कि हमारे सभी टीचर्स जो जो क्लासेस को पढ़ाते हैं और जो जो टीचर्स आप लोगों के हैं, वो आप लोगों से जुड़े रहेंगे फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और अपने रिकॉर्डेड जो हमारे लेक्चर्स हैं उसके माध्यम से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, और ऑफलाइन क्लास के ड्यूरिंग हमने काफ़ी काम भी किया था। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे, जो विद्यार्थी ऐसे भी थे जो किसी कारणवश ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाए थे और ऑफलाइन भी नहीं कर पाए थे। अब हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है कि हम लोग आप तक अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजते रहेंगे। आप लोग उनसे पढ़ते रहिएगा। अगर उससे संबंधित आपके मन में कोई समस्या हो तो उसके समाधान के लिए आप किसी समय भी हमसे संपर्क साध सकते हैं। व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर भी आप लोग अपनी बात कह सकते हैं। तो हम लोग आज का जो एक इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर, जो वैसे वो ऑफलाइन क्लास में हो चुका है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो जिन बच्चों तक हम नहीं पहुंच पाए थे, उस तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से हम वो इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। आप सभी लोग इस प्रकार से अच्छी तरीके से आप लोगों को जानकारी होगी कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि मनोविज्ञान का जो इतिहास है बहुत छोटा है, 1879 से ही माना जा सकता है, लेकिन इसका भूतकाल बहुत ही पुराना और बहुत बड़ा और विस्तृत है। ईसा मसीह से भी हजारों साल पहले से जो दार्शनिक हुए हैं, स्पेशली हमारे भारत देश के अंदर वेद हुए हैं। हमारी जो हमारी जो भारत देश के अंदर गीता के उपदेश दिए गए हैं, मूल रूप से इनकी शुरुआत उस समय से हो गई थी। कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार ये भी है कि सिंधु घाटी के दौरान जो खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली हैं, उसमें से बहुत सारी योगा और विशेष प्रकार की आकृतियां हमें उपलब्ध हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि उस समय भी मानसिक कार्यों के ऊपर कार्य हो रहा था। और धीरे धीरे करके विचार आते रहे, और फिर एक ऐसे ही चलते चलते एक दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम थेल्स था, जिन्होंने सबसे पहले साइके शब्द बताया। साइके से उनका अभिप्राय आत्मा से था। और उसके बाद 1490 के अंदर रुडोल्फ नाम के एक दार्शनिक थे, उन्होंने साइको के साथ एक लॉगस वर्ड जोड़कर साइकोलॉजी वर्ड बनाया, और पहली बार ये मनोविज्ञान का शब्द जो है 1490 में लोगों के सामने आया। उसके बाद ये मात्र एक शब्द बन के रहा और कुछ वर्षों तक इसी तरीके से चलता रहा। लेकिन फिर जब पूरी दुनिया भर में, पूरे मानव जाति के अंदर साइंस का बोलबाला हुआ, विज्ञान का बोलबाला हुआ, तब लोगों के मन में ये विचार आना शुरू हुआ कि तमाम चीज़ों को खोजा जाए। तो तरह तरह की आसमान की तरफ भी देखा गया, पृथ्वी की तरफ भी देखा गया, जीव जंतुओं में भी देखा गया। तब धीरे धीरे लोगों के मन में समझ आया कि एक ऐसा विषय भी होना चाहिए जो व्यक्ति से आंतरिक जो चीज़ है उससे संबंधित होना चाहिए। और तब लोगों ने मनोविज्ञान जो शब्द था, जो साइकोलॉजी शब्द था, उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले पहले एक तरह से ये एक फ़िलॉसफी का हिस्सा ही रहा, फ़लसफ़ा रहा, एक दर्शन शास्त्र का भाग रहा। और धीरे धीरे करके जब लोगों के मन में ये बातें आनी शुरू हुई कि विज्ञान नाम की चीज़ है, तो तब पहले पहले मनोविज्ञान जो था, वो चूँकि थेल्स ने जो साइके शब्द यूज़ किया था वो बुनियादी रूप से आत्मा के लिए ही था, इसलिए इसे आत्मा का विज्ञान ही समझा जाता रहा। और धीरे धीरे करके जब इसके ऊपर बहुत सारे विचार विमर्श आने शुरू हुए, हमारे बहुत सारे दार्शनिक पैदा हुए, मनोवैज्ञानिक पैदा हुए, उनका एक बोलबाला हुआ। और 1879 के अंदर जब एक जर्मनी के अंदर विलियम वुंट ने जब पहली एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई,
और आपको ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला पहली नहीं थी, ये दूसरी थी। पहली विलियम जेम्स ने अमेरिका में 1875 में बनाई थी, लेकिन वो उसका प्रचार और प्रसार ना कर पाने के कारण ये वाली जो प्रयोगशाला उनकी थी वो कभी भी मशहूर नहीं हो पाई। अंततः जब विलियम जेम्स ने अपनी प्रयोगशाला बनाने के बाद भी कोई कार्य नहीं किया, तो विलियम वुंट ने 1879 के अंदर जो प्रयोगशाला बनाई उसे पहली प्रयोगशाला की मान्यता मिली। इस तरीके से धीरे धीरे मनोविज्ञान का विकास होना शुरू हुआ। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये मन का विज्ञान है, कुछ लोगों ने कहा ये चेतना का विज्ञान है। और जैसे कि विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान का विश्व क्षेत्र जो है वो चेतना से जोड़कर बताया था। सिगमंड फ्राइड और जो और साथी थे उन्होंने मन के बारे में बात की। ये तमाम घटनाएं लगभग 1900 के पहले जो 5-10 साल थे उसके अंदर इसी तरीके से चलती रही। और फिर हमेशा से दार्शनिकों के बीच में और वैज्ञानिकों के बीच में एक मतभेद होता था, क्योंकि दार्शनिक कहते थे कि ये आत्मा का विज्ञान भी हो सकता है, मन का विज्ञान भी हो सकता है, चेतना का विज्ञान भी हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का एक मत था कि हमें एक ऐसा विषय चाहिए, एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसको मापा जा सकता हो, जाना जा सकता हो, जिसको बदला भी जा सकता हो, जिसके अंदर किसी प्रकार की हम रिसर्च भी कर सकते हों। वही मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र होना चाहिए। और फिर वाटसन जो है वो लगभग 1920 के आसपास वाटसन ने अपना एक विचार दिया। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई, क्योंकि व्यवहार जो था उसके ऊपर सभी लोगों को सहमति थी। दार्शनिकों को भी, जो हमारे दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए लोग थे उनको भी सहमति हो गई थी, और जो लोग वैज्ञानिक थे उनको भी सहमति थी। और इस तरीके से मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान बनकर हमारे सामने उभरा और धीरे धीरे विकास होता रहा। लेकिन एक अच्छी बात इस दौरान ये घटित हुई कि विज्ञान को कभी भी रोका नहीं गया। इसके अंदर जो प्रक्रियाएं और जो इसमें प्रयास चल रहे थे वो अंत तक चलते रहे, आज भी चल रहे हैं। इसी बीच बात आई, जो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे, ऐसे लोग थे जो हमारी कॉग्निशन को महत्व देते थे। उनके मन में एक विचार आया कि इसका अर्थ ये हुआ कि केवल व्यवहार ही है, और जबकि इसके अंदर मानसिक प्रक्रियाओं को भी शामिल होना चाहिए। और उनके बल देने पर एक प्रयास किया गया और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान भी समझा जाने लगा। ये जो बातें मैं आप लोगों से कर रहा हूँ बहुत ही साधारण और सरल ढंग से मैं आप लोगों से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए जो बातें आप लोगों ने पिछले सालों में स्टडी की हैं। और फिर ये जो एक मनोविज्ञान जब एक विकसित होना शुरू हुआ, जैसे एक पेड़ हम लगाते हैं फिर उसकी बहुत सारी शाखाएं उगती हैं, वैसे ही मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं उभर कर सामने आई। 64 के आसपास शाखाएं आ गई और बहुत सारी शाखाएं बनी। उन्हीं में से कुछ शाखाएं ऐसी थी जो असामान्य व्यवहार से संबंधित थी। आपको यहाँ ये थोड़ा सा मैं याद करवा देना जरूरी समझता हूँ कि जो मनोविज्ञान है इसके 4 गोल हैं, 4 इसके लक्ष्य हैं मुख्य वाले। इसका सबसे पहला जो लक्ष्य है वो है डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिस्क्राइब करना, आखिर कोई चीज़ है क्या। जब वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो हमारा दूसरा लक्ष्य है कि इसको एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेनेशन इसका दूसरा लक्ष्य है। और जब हम किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं, उसका एक्सप्लेन भी हम उसको कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास तीसरी चीज़ आती है प्रिडिक्शन, कि हम उसके बारे में भविष्यवाणी भी करें कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, जो विज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इस तरीके से इसका फिर तीसरा एक गोल आया। और चौथा गोल इसका है चेंज करना, व्यवहार को चेंज करना, और जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनको चेंज करना। तो ये 4 गोल्स को लेकर मनोविज्ञान काम कर रहा था। जो ये व्यवहार को चेंज करने का एक बहुत महत्वपूर्ण गोल रखा गया, इसी से हम लोग आगे चीज़ों को समझ के चलते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने भी देखा, लोगों ने भी देखा, वैज्ञानिकों ने भी देखा, दार्शनिकों ने भी देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका व्यवहार असामान्य होता है और वो बहुत सारी असामान्य बातें भी कर रहे होते हैं। इसीलिए एक असामान्य मनोविज्ञान का विकास किया गया। लेकिन असामान्य मनोविज्ञान की कुछ सीमाएं थी। ये उन लोगों को भी असामान्य मान रहा था जो दुनिया के अंदर बदलाव लाने के लिए समाज से डेविएट हो रहे थे। इस हिसाब से जो बहुत सारे लोग जो वैज्ञानिक थे, जो
दुनिया में बदलाव लेके आने वाले सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनको भी कहीं ना कहीं असमानता की जो एक रूपरेखा थी उसके अंदर शामिल किया जा रहा था, जो कि बहुत ही गलत बात थी। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए धीरे धीरे असामान्य मनोविज्ञान से साइकोपैथोलॉजी जैसा विषय बनाया गया, जिसके अंदर हम मूल रूप से मानसिक रोगियों के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो ये इस तरीके से बहुत सारे विषय हमारे सामने बनकर आ गए। काउंसलिंग का विषय आ गया, क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक विषय आया। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये सब कुछ है क्या। इसके बारे में समझना आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम आगे जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड में, अगर आपने कॉलेज से पढ़ने के बाद या एमए करने के बाद या कोई डिप्लोमा होल्डर बनने के बाद या किसी तरीके की कोई कोर्स करने के बाद अगर आप मनोवैज्ञानिक बनना चाहेंगे, एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक बनना चाहेंगे, तो जब तक आपको एक बेसिक अंतर मालूम नहीं होगा तब तक हम अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो पहली चीज़ हमारे सामने इस समय ये है कि अगर कोई एक व्यक्ति हमारे सामने ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है, तो उससे निपटने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, जैसा कि मनोविज्ञान का गोल भी है और मैंने आपको बताया है कि इसके 4 गोल हैं, 4 गोल में से चौथा गोल जो है वो परिवर्तन करना है, चेंज करना है। तो ये गोल से संबंधित होकर ही अगर हम सोचें तो हमारे पास इस समय जो एक व्यक्ति को ठीक करने के विषय हैं, हम उनके बारे में बातचीत करें। पहले हमारे पास है साइकोपैथोलॉजी, एक विषय है। एक हमारे पास काउंसलिंग का विषय है। एक हमारे पास नैदानिक मनोविज्ञान का विषय है और एक हमारे पास साइकेट्री का विषय है। ये 4 प्रकार के लोग किसी भी व्यक्ति को ठीक करने के लिए, जब भी किसी को कोई समस्या होगी तो उसकी समस्या का निवारण करने के लिए 4 प्रकार के लोग सामने आ सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं साइकोपैथोलॉजी के बारे में। यहाँ मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बता दूं कि साइकोपैथोलॉजी मूल रूप से एक सिद्धांतिक एक मनोविज्ञान है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। इसके अंदर हम बीमारियों के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, सिम्टोमोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, इटियोलॉजी यानी कि कारणों के बारे में पढ़ते हैं, उनके इलाज के बारे में बातचीत होती है। लेकिन ये सारी बातें सिद्धांतिक रूप से होती हैं, ये प्रैक्टिकल रूप से नहीं होती हैं। हमारे पास दूसरा विषय है जिसे हम काउंसलिंग कहते हैं। यहाँ आपको ये बताना भी बेहद ज़रूरी है कि जो काउंसलिंग है वो हल्के फुल्की जो समस्याएं जीवन की होती हैं उनसे जुड़ी होती हैं। और काउंसलिंग जो है अलग अलग विषय को लेकर भी की जाती है, जैसे कि स्कूल काउंसलर्स अलग होते हैं, पुलिस काउंसलर्स अलग होते हैं। और काउंसलिंग के माध्यम से हम लोगों को हल्का फुल्का जो उनके व्यवहार के अंदर समस्याएं आती हैं उनको ठीक करने की समझा बुझा कर भी कोशिश की जाती है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की साइकोथेरेपी की भी इस्तेमाल इसके अंदर होता है। तो मूल रूप से आप ये समझ सकते हैं कि जो काउंसलिंग का विषय है वो एक हेल्दी लोगों के लिए हम इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं जिनके अंदर मामूली कोई समस्या आ जाती है। जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसके नंबर कम आने शुरू हो गए हैं, तो उस समय पर हमें एक काउंसलर की ज़रूरत होगी। और अगर एक शब्द हम आमतौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं मनोवैज्ञानिक, तो मनोवैज्ञानिक भी इसी दशा के अंदर उपस्थित होता है। वो भी ज़्यादातर हेल्दी लोगों के ऊपर काम करता है। हेल्दी लोगों में अगर थोड़ी बहुत किसी तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं तो उसके समाधान के लिए मनोवैज्ञानिक आगे आते हैं। और वो उनका काम ना केवल उनको ठीक करना है बल्कि उनको विकसित करना है, उनको एक फुली फंक्शनिंग पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप करना है। तो काउंसलर्स और मनोवैज्ञानिक मूल रूप से ज़्यादातर समय हेल्दी लोगों के संपर्क में रहते हैं। अब जो व्यक्ति हमारे सामने आया है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं कि उसका व्यवहार कुछ अपसेट है, कुछ ठीक नहीं है, डेविएशंस हैं और बहुत सारी उसके अंदर समस्याएं आ रही हैं, तो उसका फिर इलाज करने के लिए हमारे पास 2 विज्ञान आगे आएंगे। एक साइकेट्री है और दूसरा है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसके बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि इसके अंदर 2 बातें होती हैं। इसमें हम डायग्नोसिस के ऊपर बल हमारा होता है ज़्यादा, और दूसरी चीज़ हम इसके अंदर इलाज के बारे में बात करते हैं। डायग्नोसिस का मतलब ये होता है, जैसे एक डॉक्टर के पास अगर कोई रोगी जाता है तो वो उसका गला चेक करता है, पल्स रेट देखता है, और स्टेथोस्कोप लगाकर उसका
पूरी छाती के अंदर भी आवाज़ को सुनने की, फेफड़ों की आवाज़ भी सुनने की कोशिश में रहते हैं। उसके अलावा उसका मतलब कि टेम्परेचर भी देखा जाता है, ब्लड प्रेशर भी देखा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रोगी को हुआ क्या है। बिल्कुल इसी तरह की चीज़ जो है वो की जाती है डायग्नोसिस में। जो मनोवैज्ञानिक डायग्नोसिस होता है उसके अंदर टूल्स के माध्यम से, इंटरव्यूज़ के माध्यम से, केस स्टडी के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे सामने व्यक्ति है आखिर उसको हुआ क्या है, उसके कारण क्या है। जब हमें ये बात पता चल जाती है कि इसको बीमारी क्या है, तो फिर हमारा अगला स्टेप होता है उसका इलाज करना। तो ये जो इलाज करने की प्रक्रिया है ये और डायग्नोसिस करना, ये मूल रूप से दो मुख्य पिलर हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के हैं। उसके बाद एक सब्जेक्ट हमारे पास और आता है साइकेट्री। अब आपने देखा होगा बाज़ारों के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो कि मनोवैज्ञानिक जो जो मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बातचीत हो रही होती है। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनको समझिएगा कि वो मूल रूप से डॉक्टर होते हैं, लेकिन उन्होंने मनोविज्ञान के अंदर एक विशेष कोर्स किया होता है और उनको भी यही चीज़ ही सिखाई गई होती है, डायग्नोसिस करना और रोगी का इलाज करना। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा कि मैंने आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी के समय भी ये बताया था कि डायग्नोसिस करना और इलाज करना। यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं साइकेट्री में भी डायग्नोसिस करना और इलाज करना। तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि आखिर दोनों में फिर अंतर क्या हुआ। अब आप अंतर को समझिएगा। सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो इलाज किया जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरफ से वो मनोवैज्ञानिक विधियों के माध्यम से किया जाता है। उसके अंदर साइकोथेरेपी ही यूज़ की जाती है। उसके अंदर केवल वही विधियां यूज़ की जाती हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट को करनी चाहिए, जो उसने सीखी होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। जैसे कि हमारे पास CBT है, साइकोडायनामिक है, बिहेवियरल है, ऐसी बहुत सारी हमारे पास थेरेपीज़ हैं। हम उनका इस्तेमाल करके उस व्यक्ति का जो हमारे पास आया है उसका हम व्यवहार चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये क्लिनिकल साइकोलॉजी का काम है। जबकि दूसरी ओर हमारे पास जो एक सब्जेक्ट साइकेट्री है, साइकेट्री में जो व्यक्ति है वो भी वही काम कर रहा है, लेकिन फ़र्क इतना है जो इलाज कर रहा है उसके अंदर वो मनोवैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल ना करके वो बायोलॉजिकल थेरेपीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें कीमोथेरेपी आती है, यानी कि दवाइयों के माध्यम से इलाज करना, और दूसरी चीज़ है जिसके अंदर ECT वगैरह जो इलेक्ट्रोकन्वल्जन थेरेपी है उसके माध्यम से इलाज करना। तो साइकेट्रिस्ट जो है मूल रूप से डॉक्टर होता है, वो दवाइयों के माध्यम से रोगियों का इलाज कर रहा होता है। जबकि जो मनोवैज्ञानिक है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो भी डायग्नोसिस ही करता है और फिर वो इलाज करता है, लेकिन उसके अंदर इलाज में जो विधियां यूज़ की जाती हैं वो मूल रूप से सारी की सारी मनोवैज्ञानिक विधियां होती हैं। तो विद्यार्थियों, अभी आप लोगों ने जो बहुत ही जनरल भाषा के अंदर चीज़ों को समझा है और ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने अपने मन के अंदर रखनी है। अगले लेक्चर के अंदर हम इसके ऊपर और बातचीत करने वाले हैं और अगले लेक्चर के लिए आप इंतज़ार में रहिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, घर में रहिएगा और सभी के सभी प्रिकॉशन जो कोविड-19 के होने चाहिए उनको भी आप अपने साथ हमेशा रखें। धन्यवाद।